हेलो एवरीवन, मैं मोक्षु। और जो आज का वीडियो वो काफ़ी डिफरेंट होगा जो मैं पिछले वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ। जो ये आज का वीडियो होगा, मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ कि मेरे ओपिनियंस, मतलब मेरा आइडिया क्या है कि CO2 एमिशंस को कैसे रोक सकें। तो जो हम टारगेट कर रहे हैं ना, जो हम टारगेट कर रहे हैं वो हमारे CO2 एमिशंस हैं। और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया विकिपीडिया के हिसाब से कि जो इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज, जैसे CO2 एग्जॉस्ट निकलते हैं। CO2 एग्जॉस्ट वो लगभग 51% ऑफ पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज करते हैं। जिसके अंदर जो मोस्ट अबंडेंट गैस है मोस्ट अबंडेंट गैस है वो हमारा CO2 है। तो मैंने सोचा कि इस CO2 को हम टारगेट करते हैं। अगर CO2 को हम टारगेट करते हैं तो मोस्टली जो हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स होगा वो हमारे पास रिलीज मतलब कम हो जाएंगे। और इसी मोस्ट अबंडेंट गैस ऑफ CO2 या फिर जो एयर पोल्यूटेंट्स है उसके वजह से 5.1 मिलियन एक्स्ट्रा डेथ्स हो रहे हैं। एक्स्ट्रा डेथ्स। तो अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो फिर मैंने एक मॉडल तैयार किया था कि एक उसके क्या कहते हैं, फैक्ट्री पाइप से जो भी एग्जॉस्ट निकलेगा हम वहीं पर इसको रोक देंगे। मतलब मान लो कि ये आपका फैक्ट्री पाइप है, ठीक है। फैक्ट्री पाइप के ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट होगा, वैसे ही बाद में समझाऊंगा, ये चीज़ मैं बाद में समझाऊंगा। पहले बता दूं कि हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। CO2 को कैसे हम रोकें, मतलब स्टॉप कैसे करें। तो मैं सोच रहा हूँ एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जो CO2 को आराम से अब्जॉर्ब। ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स है? दो कंपाउंड्स है मेनली। एक तो हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और एक हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अभी लिथियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो उनसे लिथियम है वो काफी रेयर है। रेयर के होने की वजह से एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू KOH। KOH की कंपैरिजन में कर रहा हूँ मैं, काफी एक्सपेंसिव है। तो इसकी वजह से हम LiOH यूज करेंगे, हम KOH यूज करेंगे जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि हम KOH को CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहीं पर ही हमारे पास CO2 इरेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको मतलब क्या बनेगा हमारे पास, K2CO3+H2O, राइट। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर टू टू मोल्स ऑफ KOH रिएक्ट्स 1 मोल ऑफ CO2, है ना। अब यहाँ पर देखो कि जो सा फैक्ट्री पाइप है ना, ये फैक्ट्री पाइप है हमारे पास, इससे हमारे पास गैसेस हो रही है रिलीज CO2 की। अब यहाँ पर बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ CO2 आ रहा है, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 आ रहे हैं यहाँ पर। एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 आ रहा है तो यहाँ पर क्या है, CO2 भी एक्सेस हो गया यहाँ पर। अगर CO2 एक्सेस है तो दोबारा हमारे पास इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो मतलब ओवर रिएक्शन ऑफ CO2 इसके साथ हो जाएगा। तो इसको प्लस में CO2 के साथ करेंगे तो हमको क्या बनेगा, KHCO3 प्लस में डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, हीट, ठीक है। तो ये KHCO3 जो है ना, हमारे पास ये वेस्ट बन गया। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर ये CO2 इसके साथ दोबारा रिएक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। नहीं कर सकता क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है ना, मतलब केमिकल पोटेंशियल, ये अपने सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया। केमिकल पोटेंशियल एट इट सैचुरेशन पॉइंट, समझ लेना आ गया, एट इट सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। तो एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ मैं कि मैंने क्या ही बोला है यहाँ पर। अभी हमने बोला है कि CO2 को स्टॉप करने के लिए हम कंपाउंड लेंगे, और वो कंपाउंड का नाम है हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम KOH कहते हैं। अब हमारे पास जो मतलब फैक्ट्री से CO2 रिलीज होगा, अब वहाँ पर कोई ऐसा एक डिवाइस ले आएंगे जहाँ पर KOH का हमारे पास सप्लाई होगा। अगर KOH का सप्लाई होगा तो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, K2CO3+H2O। अब यहाँ पर एक्सेस में है ये CO2, यहाँ पर 2 आएगा, एक्सेस में है CO2, तो यहाँ पर दोबारा CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा हमारे पास, KHCO3 प्लस में डेल्टा। जहाँ पर ये वेस्ट है और ये हमारे पास थर्मल एनर्जी है। अब इससे क्या हुआ, यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो CO2 है ये अब क्या हुआ हमारे पास, इरेडिकेट या फिर मिनिमाइज हो गया। CO2 ये हमारे पास एटमोस्फेयर में नहीं गया, एटमोस्फेयर में डिसिपेट नहीं हुआ है हमारा, ठीक है। अब इसका मैं बाद में देखते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। आपको बताता हूँ मैं वेस्ट मैनेजमेंट भी इसको कैसे करें। ये वेस्ट मिल गया हमको KHCO3, अब इसको KHCO3 को ऐसे यूज करना है कि दोबारा हमको ये कंपाउंड या फिर कंपाउंड का अलग, मतलब अलग कोई एक फॉर्म मिल जाए, ठीक है। जैसे कार्बोनेट्स में मिल जाए हाइड्रोक्साइड की जगह, या फिर K2CO3 की फॉर्म में मिल जाए, ताकि ये दोबारा हम यूज करें। इस स्टेप को स्किप करके ये वाला स्टेप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अब बारी आती है हमारी वेस्ट मैनेजमेंट की।
कि जो वेस्ट बना है हमारे पास, एक तो हमारे पास वेस्ट बना है और एक हमारे पास एनर्जी बना है। ठीक है, तो पहले एनर्जी को हम बात करते हैं। एनर्जी मतलब डेल्टा, KH CO3 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू दिस। तो एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी है ना ये, तो मैं सोच रहा हूँ कि ना इस थर्मल एनर्जी को ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल बदल देते हैं। और ये कैसे होगा? एक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसका जो एफिशिएंसी है ना, जनरेटर जिसका एफिशिएंसी मैं मान के चल रहा हूँ कि 50% हो, 50% हो, जो कि एक रीजनेबल एफिशिएंसी है, जो कि मिल भी जाएगा थर्मो इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर्स में 50% एफिशिएंसी का। ठीक है, तो इसका एक पता लग गया हमको। अब इसका कैलकुलेशंस मैं आपको बाद में कराऊंगा, कैलकुलेशंस बाद में। अब पहले वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। अब वेस्ट क्या बना हमारे पास? KH CO3, राइट। अब KH CO3 को हम दोबारा हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर KH CO3 को हीट के साथ डिकम्पोज करेंगे तो हमारे पास CO2 का रिलीज होगा, जो कि हमारे पास जो मेन चीज है वो हमारे पास खत्म हो रहा है। मतलब CO2 हम इरेडिकेट कर रहे हैं, अब इसी को डिकम्पोज करके CO2 बन रहा है, तो क्या फायदा, है ना। तो फिर हम इसके साथ एक और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे KH CO3 से, है ना। तो KH CO3 प्लस में मैं सोच रहा हूँ FeCO3 के साथ हम रिएक्ट करें, तो हमारे पास एक मतलब कोऑर्डिनेट फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड बनेगा, जो कि हमारे पास KFeCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब इसी कंपाउंड को रूम टेम्परेचर पर मैंने डिकम्पोज किया, CO3 होल ट्वाइस रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पर क्या मिला हम अपन को? एक तो K2CO3 प्लस में FeOH ट्वाइस डॉट CO3। हाँ जी, यही बनेगा ना। हाँ, यही बनेगा, डॉट CO3 बनेगा हमारे पास। और हम ये हमारे पास हाई हाई प्रेशर पे कर रहे हैं हम, हाई प्रेशर पे कर रहे हैं ताकि जो CO2 वो बाहर ना निकले। ऑब्वियस बात है, यहाँ पर तो हाई प्रेशर यूज नहीं कर सकते KH CO3 को डिकम्पोज करने के लिए, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि शायद वो करता नहीं होगा, मतलब हैंडल नहीं कर पाओगा, करता होगा प्रेशर को। तो अब ये K2CO3 बन गया हमको, K2CO3 बन गया, जो कि हम दोबारा यूज कर सकते हैं उसके प्रोसेस में, है ना। अब इसको देखते हैं। अब FeOH ट्वाइस डॉट CO3, अब इसको मैंने दोबारा रूम टेम्परेचर पर मैंने किया। ठीक है, तो हमको क्या मिला? FeCO3 प्लस H2O। अब ये दोबारा FeCO3 बन गया हमारे पास, तो FeCO3 दोबारा बन गया। अब इसी K2CO3 FeCO3 को हम दोबारा यूज कर सकते हैं, जो ऑटोमेटेड प्रोसेस था हमारा, कि K2CO3 प्लस में CO2 दोबारा KHCO3 बनेगा, और इसी KHCO3 को हमने FeCO3 को दोबारा रिएक्ट कराएंगे, तो हमारे पास एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट बन रहा है। इसे क्या कह सकते हैं? वन टाइम इन्वेस्टमेंट बन रहा है। इसका मतलब यह है कि हमने एक बार पैसे दिए और बाद में हमको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अभी वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे, मतलब उसका कैलकुलेशन कितना डॉलर्स में होगा, मतलब डॉलर्स कितना रुपीज में होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन साइड में। ठीक है, अब बारी आती है मॉडल की। जो मैंने मॉडल तैयार किया है वो क्या होगा मेरा मॉडल, मतलब जो मेरा थिंकिंग है वो कैसे एग्जीक्यूट करें, इसके एग्जीक्यूशन। तो मैं सोच रहा हूँ कि फैक्ट्री पाइप ये रहा, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, काफी बड़ा है। ये हमारा फैक्ट्री पाइप है, जिससे हमारे पास वास्ट अमाउंट ऑफ CO2 निकल रहा है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ एक डबल कन्वेयर बेल्ट लगाते हैं। ये देखो, एक कन्वेयर बेल्ट ये है, जो कि इसके रेडियस और इसके रेडियस के साथ इक्वल होगा। बस मैं ज्यादा एग्जैजरेट करके लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को लिखना होता है ना। ऐसे मान के चलो, जो इसका रेडियस है ना वो इसके रेडियस के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कन्वेयर बेल्ट है जो कि रोटेट करता होगा। ठीक है, अब उसके नीचे एक और पार्शल क्लोज्ड कन्वेयर बेल्ट होगा। ठीक है, जैसे ऐसे की ऐसे कन्वेयर बेल्ट होगा, तो ये ऐसे जाएगा और यहाँ पर ऐसे बाहर को चल जाएगा, ऐसे बाहर को चल जाएगा, और सेम रोटेशन स्पीड से और सेम डायमेंशंस। ऐसे घूमना चाहिए, ऐसे और ऐसे, 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 और ये सबको ऐसे ऐसे चल जाएगा। ठीक है, मान लो ये V0 स्पीड है, इसका रोटेशन स्पीड, और ये भी हमारे पास V0 स्पीड होना चाहिए। इसके डायमेंशंस और इसके डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए, कि मान लो अगर ये R रेडियस है तो ये भी R रेडियस है, अगर ये X विड्थ है तो ये भी X विड्थ होगा। ठीक है, और जो इस पे होगा ना, इस पे होगा हमारा KOH। यहाँ से हमारे पास एक मतलब डिस्पोज का मतलब नीचे गिराने के लिए KOH का एक वो होगा, डिस्पेंसर होगा, जिसके ऊपर KOH का यहाँ पर होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर के ओ एच यहाँ पर निकलेगा, यहाँ पर CO2 निकलेगा, और CO2 हमारे पास के ओ एच के साथ रिएक्ट करेगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेगा KHCO3 अल्टीमेटली, और साथ में डेल्टा। और जो अगर डेल्टा को हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक हुक करेंगे इसको एक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से हुकअप कर देंगे इसको। ठीक है, ये देखो TSG, इसको मैंने हुकअप कर दिया एक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर को। ठीक है, अब जो इसका रिएक्शन टाइम होता है ना, कि जो पूरा KOH से लेकर हमारे पास KHCO3 बनेगा, ये अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स बनेगा, 5 आवर्स बनेगा। तो हमारे पास 5 आवर्स के बाद इसके बाद KHCO3 बनेगा, 5 घंटे के बाद हमारे पास KHCO3 बनेगा। ठीक है, अब के जब KHCO3 बनेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस कन्वेयर बेल्ट को ना एक ट्रैपडोर सिस्टम बना सकते हैं। ये क्या होगा, एक ट्रैपडोर सिस्टम, जो कि एवरी 5 आवर्स ना खुल जाएगा, ओपन आफ्टर 5 आवर्स। अगर ये ओपन आफ्टर 5 आवर्स होगा, तो ये हमारे पास जो KHCO3 इसके ऊपर गिर जाएगा, इसके ऊपर KHCO3 गिर जाएगा। अब इसी KHCO3 को हम बाहर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक और उसको मतलब ट्रीटमेंट कराने के लिए, प्लस में FeCO3, इसका ट्रीटमेंट कराने के लिए, ताकि हमको K2CO3 और FeCO3 दोबारा मिले हम। ठीक है, ताकि हम दोबारा इसी प्रोसेस को यहाँ पर लेके आए और इसको ऑटोमेट कराएं। वही बात होगी ना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हाँ, क्या बोलना था मुझे, KHCO3 बनेगा, ये सब कुछ बाहर निकलेगा, और ये V0 इसका रोटेशन स्पीड होगा। ठीक है, समझ गया मैं। अब आते हैं इसके कैलकुलेशन। ये हमारे पास मॉडल था, सब कुछ हो गया हमारा, कि यहाँ पर दो डबल कन्वेयर बेल्ट होगा, जितना रोटेशन स्पीड उसको ऊपर वाला होगा उतना नीचे वाला का होगा, और सेम डायमेंशंस के हो गए, और ये फैक्ट्री पैक के रेडियस की इक्वल हो गए, इन दोनों का रेडियस हमारा। ये ऊपर कन्वेयर बेल्ट की यहाँ पर KOH यहाँ पर निकलेगा, KOH यहाँ पर इसके ऊपर इकट्ठा होगा, और जो CO2 नीचे गिरेगा, मतलब ऊपर से आएगा, वो CO2 KOH के साथ रिएक्ट करेगा, साथ में KHCO3 जो वेस्ट है बनेगा। फिर जो वेस्ट है वो एक ट्रैपडोर सिस्टम 5 घंटे के बाद खुलेगा, एक ट्रैपडोर्स खुलेंगे, और यहाँ पर KHCO3 यहाँ पर निकल जाएगा, और यहाँ से इसको हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं FeCO3 के साथ। और जो हमसे डेल्टा था, जो थर्मल एनर्जी था, हमने ऊपर वाले कन्वेयर बेल्ट को हमने हुक कर दिया थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर से, जिससे हमारे पास थर्मल एनर्जी ना उसमें कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाद में कोई अप्लायंसेस या फिर किसी ऐसे प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं जहां पर डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती उनको। ठीक है, एग्जीक्यूशन का पता लग गया अपन को। अब इसके कैलकुलेशंस के बारे में बात करते हैं, कैलकुलेशंस। ठीक है, तो जो हमारे केमिकल रिएक्शन था, वो हमारे पास 2KOH प्लस में CO2 gives K2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 gives KHCO3 प्लस में डेल्टा। अब इसी डेल्टा को हम वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे डेल्टा को। और इसी ये जो सा रिएक्शन है, इसको क्या कह सकते हैं हम, ये एक हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक सेकंड, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ये क्या है, हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब इससे हमारे पास हीट डिसिपेट होगा, जो ये हमारे पास हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे हीट डिसिपेट होगा, जो कि हमारा डेल्टा है। और इसका एक फॉर्मूला होता है H0 या फिर H डिग्री, जो हमारे पास हीट डिसिपेट होगा, जो कि डेल्टा है, इज इक्वल टू सिग्मा HP माइनस में सिग्मा HR, जहां पर जो टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, और यहाँ ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो फिर हमारे पास ये डेल्टा मिलेगा। ठीक है, और इसको अप्रोक्सीमेटली जो डेल्टा है ना हमारे पास, वो हमारे पास 143 किलो जूल पर मोल आएगा। ये मैंने हवाई हैंड कैलकुलेशन किया था, इसका बॉन्ड एनर्जी निकाल के, इसका भी सॉरी, इसका बॉन्ड एनर्जी, इसका बॉन्ड एनर्जी और इसका बॉन्ड एनर्जी निकाल के, जो अल्टीमेट हमारे पास निकला हमारे पास, वो डेल्टा अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 143 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये पता लग गया हमारे पास जो डेल्टा है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 143 किलो जूल पर मोल बन रहा है। अब ये देखना कि ना कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है एक स्टैंडर्ड 2 मोल्स ऑफ KOH और 1 मोल्स ऑफ CO2 के साथ। तो जो हमसे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट बनेगा ना, इलेक्ट्रिक करंट, वो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास K T2 माइनस T1 बाय में K, सॉरी, जहाँ पर जो K है ना,
वो हमारे पास थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर का टी टीईजी लिख देता हूँ। टीईजी का एफिशिएंसी है, जिसको मैंने 50% लेट किया, जिसको मैंने 50% लेट किया। ठीक है। और जो हमारे पास डेल्टा टी आता है ना, जो डेल्टा टी, वो अप्रोक्सीमेटली 3081 आता है हमारे पास, 3081 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3081 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो कि हमारे पास 50% था, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारे पास, 3081 डिवाइड बाई 50, जो कि अप्रोक्सीमेटली 60, है ना, 60 बनेगा ना हमको, 60 एम्पियर्स बनेगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली। ओ सॉरी, 3781 आएगा यहाँ पर, 3781, जिसमें हमारे पास 76 या 75 एम्पियर्स अप्रोक्सीमेटली करंट बनेगा हमारे पास। अगर इसी को हम एक हाई स्केल पे करते हैं, जैसे कि एक फैक्ट्री पे करते हैं, तो हमारे पास आराम आराम से 7000 to 8000 एम्पियर बनेगा, वो भी एक इंडस्ट्री से। अगर बहुत सारे इंडस्ट्रीज होंगे तो हमारे पास मेगा एम्पियर्स में जा सकता है, बहुत बहुत बड़े बड़े, मतलब यूनिट्स ऑफ एम्पियर्स में जा सकता है, जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी को हम पावर कर सकते हैं। ठीक है। एक सस्टेनेबल एनर्जी के लिए, एक सस्टेन्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी से हम एक सिटी को मतलब पावर कर सकते हैं, जो कि इतना अमाउंट है एक इंडस्ट्री से। एन इंडस्ट्रीज हो गए तो इसको मल्टीप्लाई बाय एन कर दो। ठीक है। चलो। अब ये है कि मास ऑफ केओएच कितना चाहिए होगा, कि मास ऑफ केओएच कितना चाहिए होगा एक सिटी को रन करने में, एक स्मॉल टाउन को रन करने में, एक स्मॉल टाउन को रन करने में, जो कि मैंने वो किया था, कैलकुलेट किया था कि अप्रोक्सीमेटली 11.7 टन चाहिए होगा। और एक टन का कॉस्ट होता है हमारे पास $500। तो हमारे पास 11.7 टन का 5850 होगा। ठीक है। जो कि एक रीजनेबल अमाउंट है, जो कि इंडस्ट्रीज के हिसाब से करें, इंडस्ट्री के हिसाब से करें तो $5850 तो एक रीजनेबल अमाउंट है। ठीक है। अब एक जो कन्वेयर बेल्ट है ना, एक कन्वेयर बेल्ट पे कितना वो चाहिए होगा, कितना अमाउंट ऑफ केओएच सस्टेन कर सकता है, केओएच होल्ड कितना कर सकता है, तो उसका भी हमको एक वो बनाना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट ऑफ केओएच होल्ड कर सकता है। ठीक है। ये मास ऑफ केओएच, ठीक है, समझ गया मैं। अभी हमारे पास वन स्मॉल टाउन 11.7 टन है, जो एक स्मॉल टाउन है ना, उसको चाहिए होता है 21.5 मेगा, मतलब मेगा वोट्स ऑफ पावर। ठीक है। इतने हमारे पास मेगा वोट्स ऑफ पावर होता है, जो कि आई थिंक 1859200 200 के किलो जूल्स पर डे चाहिए होगा, इतना चाहिए होगा। 1859200 किलो जूल्स पर डे चाहिए होगा एक स्मॉल सिटी को। ठीक है। और जो हमारे पास केओएच का एनर्जी डेंसिटी है ना, केओएच का एनर्जी डेंसिटी, वो होता है हमारा 160 किलो जूल पर केजी। ठीक है। अब हमारे पास अमाउंट या फिर मास ऑफ केओएच जो होगा ना, हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, जो कि 185, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, एक डे में कितना यूज होगा। ठीक है, 1859200 डिवाइड बाई 160 केजी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 11.7 टन निकलता है। वही मैं बता रहा था, 11.7 टन, जो कि $5850 के इक्वल होता है। ठीक है। अब बारी आती है कि एक कन्वेयर बेल्ट कितना सस्टेन, मतलब कितना होल्ड कर सकता है केओएच। ठीक है, ये पता लग गया हमको। ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि ये सुनो, ये ऊपर के व्यू है एक कन्वेयर बेल्ट का, ये ऊपर का व्यू है एक कन्वेयर बेल्ट का। ठीक है, जिसका रेडियस आर है। ठीक है, जिसका रेडियस आर है, जो कि फैक्ट्री पाइप का भी रेडियस आर है। ये हमारे पास इसका विड्थ एक्स मान लिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, आर माइनस एक्स। ठीक है। तो मैंने एक स्मॉल स्ट्रिप ऑफ ये ले लिया, मैंने एक स्मॉल स्ट्रिप ये। तो ये एंगल क्या होगा हमारे पास, अगर ये स्मॉल स्ट्रिप है तो ये तो डीएम मास का होगा। मान लो मैंने ये पूरा जो केओएच है ना, ये मेरा एम मास मान लिया, इसके ऊपर पड़ा हुआ है एम मास मान लिया। तो एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा स्ट्रिप क्या होगा, डीएम मास का।
ठीक है, अगर डीएम मास है तो इसकी यहाँ का एंगल क्या है, डी थीटा। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल एंगल होता है, ठीक है, तो ये डी थीटा होगा। तो जो से ये वाला लेंथ होगा, जो यहाँ पर लेंथ है, ठीक है, जो ये वाला लेंथ होगा ना, वो होगा रेडियस इंटू एंगल। रेडियस कितना है, आर माइनस एक्स, तो आर माइनस एक्स इंटू डी थीटा। ठीक है, आर माइनस एक्स इंटू डी थीटा, समझ गया मैं। अब डी एम इज इक्वल टू दिस, और जो सा ये चीज है, ये लेंथ कितना है हमारे पास, एक्स ना। ठीक है, अब इसका जो एरिया होगा ना, ये भी डी ए होगा ना, एरिया डी ए हो जाएगा। तो हमारे पास डी ए की वैल्यू क्या होगी, लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड था, जब ब्रेड ये है और लेंथ ये है, तो ये क्या होगा, आर माइनस एक्स इंटू डी थीटा इंटू में एक्स। ठीक है, और जहां पर जो पूरा ए है ना, पूरा ए जो ये पूरा है, ये होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर माइनस पाई, पाई कॉमन ले लो यहाँ पर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास पाई इंटू में टू आर माइनस एक्स, टू आर माइनस एक्स इंटू में एक्स। ठीक है, और ये ए है। अगर हमारे पास डी ए को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास ए बनेगा। ठीक है, ये पता लग गया अपन को। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, जो पूरे एम मास है ना, जो ये पूरा एम मास, ये हमारे पास कितना एंगल ले रहा है, टू पाई एंगल ले रहा है। ठीक है, तो डीएम मास कितना लेगा, यहाँ पर डिवाइड में ले जाओ और मल्टीप्लाई डीएम कर दो, तो टू पाई बाई एम इंटू में डीएम, और जो से ये वैल्यू है वो डी थीटा की इक्वल है। ठीक है, तो अल्टीमेटली डी ए कितना निकला हमारे पास, आर माइनस एक्स इंटू में टू पाई बाई एम इंटू में डीएम। ठीक है, अब इसको इसमें पुट कर दो और ये ए इसके अंदर पुट कर दो, तो क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रेशन ऑफ आर माइनस एक्स इंटू में एक्स टू पाई बाय एम डी एम, जहां पर लिमिट्स होंगे जीरो टू एम, इज इक्वल टू पाई इंटू में टू आर माइनस एक्स इंटू में एक्स, यहाँ पर एक्स और एक्स गया, पाई से पाई गया। ठीक है, अब टू आर माइनस एक्स को बाहर निकाल दो, टू आर माइनस एक्स इंटू टू, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम बाई एम इज इक्वल टू टू आर माइनस एक्स। तो ये क्या हुआ हमारे पास, अब ये वन बाई एम का क्या होता है, इंटीग्रेशन एल एन एम। ठीक है, तो एल एन एम इज इक्वल टू आर माइनस एक्स, टू आर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू इंटू आर माइनस एक्स होल। तो हमारे पास एम की वैल्यू क्या आई, ई टू द पावर टू आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू आर माइनस एक्स। ठीक है, अभी हमारे पास ये एक अटोमिक लेवल का होता है, ये अटोमिक वन अटोमिक लेयर का ही है। जैसे हमारे पास KOH का एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, उसका एक लेयर है ये, हमारे पास इतना मास होगा उसका एक लेयर का, वन एटॉमिक लेयर है ये। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट करना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट हमारे पास नंबर ऑफ लेयर्स की इक्वल होगा। तो मैंने मान लिया ईटा, एम इज इक्वल टू ईटा इंटू ई टू द पावर टू आर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू इंटू आर माइनस एक्स, जहां पर जो ईटा है ना, वो हमारे पास नंबर ऑफ लेयर्स है। ठीक है, नंबर ऑफ लेयर्स होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या निकला हमारे पास, एम एम इज इक्वल टू ईटा इंटू ई टू द पावर टू आर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू इंटू आर माइनस एक्स। ये हमारे पास मास ऑफ KOH होगा, मास ऑफ KOH होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक पंगा पड़ गया हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेचर डिफरेंस था ना, वो हमारे पास 3781 था, 3781 के आसपास होगा, मतलब जो इसका रेंज होगा ना, वो 3300 से लेकर 3700 होगा। तो हमारे पास एक हाई रेजिस्टेंट मटेरियल चाहिए होगा इसके लिए, तो मैंने सोचा कि ये टंगस्टन यूज करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत 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 ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका मास, उसमें इसका कॉस्ट क्या होगा हमारे पास, ये फाइंड आउट करना है हमने। टंगस्टन जो है ना, ठीक है, तो इसका जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी रो इज इक्वल टू 1930 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, पर मीटर क्यूब जो कि वॉल्यूम है। ठीक है, अब मैंने मान लिया इस कन्वेयर बेल्ट का जो, मतलब जो थिकनेस होगा ना, वो मैंने मान लिया वाई, वाई जो है थिकनेस होगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, इस सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इस, माइनस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, सिलेंडर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो बड़े सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच कितना है, वाई। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। अब माइनस करेंगे पाई छोटे वाले, पाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में वाई।
पाई वाई कॉमन ले लो तो आर स्क्वायर माइनस आर एक्स, आर माइनस एक्स को स्क्वायर, जो कि हमारे पास 2r - x इंटू में एक्स था। ठीक है, ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। अब मास कितना था, ये था ना मास। ठीक है, वैसे मैंने मास को तो कुछ भी ले लेना, मास तो फाइंड फाइंड करना है मैंने टंगस्टन का। अगर मास फाइंड कर लिया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ टंगस्टन मिल जाएगा हमको। तो मास हमको फाइंड करना है, मास क्या है, ये वाला मास ही यूज होगा, सॉरी ये वाला मास नहीं यूज होगा, मास हमने फाइंड करना टंगस्टन का। तो एम बाई वी, एम क्या हुआ हमारे पास, रो इंटू वॉल्यूम, यहाँ पर 19300 इंटू में वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 5y इंटू में 2r - x इंटू में x इज इक्वल टू एम। ठीक है, अब मैंने इसका कॉस्ट मान लिया सी। सी आई थिंक होता है $5, $5 पर केजी होता है आई थिंक, है ना, $5 पर केजी होता है, जो कि अल्टीमेटली एम जो कॉस्ट होगा, सी सी मैंने कॉस्ट मान लिया टंगस्टन का, सी टी इज इक्वल टू 5 इंटू में 19300 पाई इंटू वाई इंटू में 2r - x इंटू में एक्स। तो इतना अमाउंट ऑफ टंगस्टन, मतलब जो इतना कॉस्ट ऑफ टंगस्टन यूज होगा हमारे पास इसका मॉडल को बनाने के लिए, मतलब एग्जीक्यूशन करने के लिए इसका मॉडल का। और हमारे पास जो मास आया वो ये आया। ठीक है, और जो हमारे पास जो नेट, मतलब नेट एम्पियर होगा ना, मतलब नेट करंट जो निकलेगा वो हमारे पास 7000 to 8000 निकलेगा, 7000 to 8000। और हाँ बस इतना ही है। ठीक है, और हीट 143 किलो जूल पर मोल निकलेगा, पर मोल कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सब कुछ। तो एक बार बताता हूँ कि कैलकुलेशंस में मैंने क्या किया था। कैलकुलेशन में ये किया था कि हमारे पास जो हीट डिसिपेट होगा वो कितना हुआ हमारे पास, 143 किलो जूल पर मोल। और जो हमारे पास जो करंट निकलेगा वो हमारे पास 76 एम्पेयर, 76 एम्पेयर निकलेगा। और लार्ज स्केल पे करें तो 7000 to 8000 एम्पेयर निकलेगा। ठीक है, और जो हमारे पास मास ऑफ केओएच था वो हमारे पास m इज इक्वल टू ईटा इंटू में ई की पावर 2r - x डिवाइड बाई 2 इंटू r - x। ठीक है, जहाँ पर ईटा नंबर ऑफ लेयर्स है। ठीक है, और जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ टंगस्टन हमारे पास 5 इंटू 19300 पाई वाई इंटू में 2r - x इंटू में x आया था। दिख रहा है ये, हाँ दिख रहा है। टंगस्टन इतना हमारे पास, और जो कॉस्ट, ये दिख नहीं रहा, खत्म हो गया शायद और जो कॉस्ट ऑफ केओएच था, जो कॉस्ट ऑफ केओएच था वो हमारे पास $5850 था, और ये हमारे पास 11.7 टन चाहिए हमको। ठीक है, और ये हमारे पास ये 1 डे के लिए चाहिए, हमारे पास 1 डे के लिए चाहिए। अगर इसको हमने डाल दिया, पैसे लगा दिए इसके ऊपर, तो हमारे पास इन्फिनिट अमाउंट ऑफ हम डेज हम यूज कर सकते हैं, जब तक एटॉमिक डिग्रेडेशन ना हो। जैसे एटॉमिक डिग्रेडेशन जो होता है मॉडर्न फिजिक्स में आएगा वैसे, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 500 डेज तक चल सकता है। तो बस 500 डेज ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, बस 1 डे को हमने पे करना है, तो बाकी के 499 डेज ये चलता रहेगा, एक इलेक्ट्रिसिटी बनता रहेगा इन्फिनिट लूप में, जब तक एटॉमिक डिग्रेडेशन ना हो। ठीक है, और जो मैंने एक्सप्लेन किया था, ये भी नहीं है कि मैं कुछ भी बना रहा हूँ, मैंने इसको सबमिट किया था नेट जीरो जनरेशन अल्फा का नेट जीरो प्रोजेक्ट में मैंने इसको सबमिट किया था, जिसमें नेशनल नेशनल इंडिया में नेशनल इंडिया सेकंड प्लेस आया था मेरा स्कूल इसी आइडिया पे, मेरा आइडिया था ये। और जो हमारा टीम था हमारे स्कूल का वो हमारे पे सेकंड आया था नेशनल में। और इसको मैंने अभी सीबीएसई के रिव्यू में किया है, और सीबीएसई का मैंने एक वो भी बनाया था वीडियो इसके ऊपर, जहाँ पर टेगोर टेगोर पब्लिक स्कूल टेगोर पब्लिक स्कूल भी होगा कि एक चैनल पे मैंने इसको समझाया था, एक मॉडल के हिसाब से मॉडल भी बनाया था मैंने, एक डमी मॉडल सूडो मॉडल था। और हाँ, सूडो मॉडल था, तो उस चैनल को एक बार चेकआउट कर लेना। और जो सा ये हमारा आइडिया था ये हमारे न्यूज़ पे भी आया था, फेसबुक पे देखना न्यूज़, हमारे इस न्यूज़ में भी आया था। तो जो हमारा आइडिया था
अब देखते हैं ये आइडिया लागू होता है। मैं तो इसलिए ये बना रहा हूँ कि ना आपके ओपिनियन से मैं के ओपिनियन से इसको आइडिया को और बेटर कर सकता हूँ। आपके ओपिनियन से ये वेरीफाई कर सकता हूँ कि आइडिया मेरा सच में एग्जीक्यूट हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, ये एग्जीक्यूट मतलब हो सकता है या नहीं हो सकता। और अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर लाइक और इस आइडिया को प्लीज़ शेयर कर देना। ये चैनल को ग्रो करने में और इसका आइडिया का अवेयरनेस करने में काफ़ी हेल्प होता है। एंड थैंक यू।